हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? साथियों, बड़ी खबर आ रही है ईरान से। यकीन करिए, बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। अब ये डर है, हताशा है, सरेंडर है, रियलाइजेशन है अपनी गलती का, या ये एक माइंड गेम है? पर खबर बड़ी है। खबर यह है कि ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान साहब ने, मसूद पेजेश्कियान ने मिडिल ईस्ट नेशन से माफी मांगी है। ही हैज यूज द वर्ड वी अपोलोजाइज। किस चीज के लिए माफी मांगी है? जो हमने आप पर अटैक किया। द इंटरम लीडरशिप काउंसिल डिसाइडेड yesterday that Iran will no longer attack neighboring countries or launch missiles unless an attack against Iran originates from those countries। यानी आपके यहां अब हम माफी चाहते हैं। एक तरह से यह भी कहा है, जब अपोलोजाइज वर्ड हुआ है, हमसे गलती हो गई है, लेकिन अब आप सुनिश्चित करिए कि आपकी यहां से हमारी तरफ, आपकी सरजमी से कोई अटैक ना हो, वरना हमको भी जवाब देना पड़ सकता है। एक तरह से उन्होंने एक चीज को होल्ड किया है, एक तरह से सीज फायर अनाउंस किया है। बोला है, पर्सनली अपोलोजाइज टू द नेबरिंग कंट्रीज दैट वर टारगेटेड बाय अटैक्स फ्रॉम ईरान। और साहब, आप लोगों को याद होगा, आपसे बताया था आइसोलेटेड ऑपरेशंस का, जहां कमांड सिस्टम टूट चुका होता है, टेलीकम्युनिकेशन हो नहीं पा रहा होता है। वही बात साथियों सामने आई है। सुनिए, आफ्टर द रीसेंट इवेंट्स इन विच आर कमांडर्स एंड आर लीडर्स लॉस्ट देयर लाइव्स। अब ये हाल की घटनाओं में जो हमारे कमांडर्स और लीडर्स की डेथ हुई, इन द एब्सेंस ऑफ देयर कमांडर्स, यानी जो फील्ड पर फोर्सेस फील्ड कमांडर्स थे, जो उनके सीनियर्स थे, उनकी एब्सेंस की वजह से कैरिड आउट ऑल द एक्शंस दे डीम्ड नेसेसरी बाय देयर ओन इनिशिएटिव। यानी जितने भी मिसाइल अटैक आप लोगों पर हुए हैं, ये हमारे रीजनल कमांडर्स ने, एरिया फील्ड कमांडर्स ने अपने हिसाब से तय करके किया है कि उनको क्या करना था। ईरान्स पैरामिलिट्री रेवोल्यूशनरी गार्ड, which has been the forefront of the war, answers only to the country's supreme leader। यानी IRGC सिर्फ सुप्रीम लीडर के लिए उसकी जवाबदेही होती है। और क्योंकि आयतुल्ला खमानी की 28 फरवरी में स्टार्टिंग ही में डेथ हो गई थी, उनकी IRGC की रैंक्स में मिसकम्युनिकेशन हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट। There has been anger across the Gulf for repeated Iranian airstrikes that Iran says were targeted as US military bases, but some of the strikes have been कि वो सिविलियन एरियाज में भी हिट कर दिया गया। साथियों, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है ये, बहुत बड़ा। और अगर जैसे मैंने सारी चीजें बोली, ये हताशा है, एक तरह से सरेंडर है, एक तरह से इनको ये रियलाइज हुआ कि इससे कोई टेक्निकल फायदा नहीं हो रहा है, सिवाय एक बैकलैश हो सकता है, या ये एक स्ट्रैटेजी है। अब ये स्ट्रैटेजी इसलिए है कि मिडिल ईस्ट में जो यूएसए के अलाइज हैं, वो यूएसए पे दबाव डालें कि कम से कम आप हमारे लैंड को यूज नहीं करेंगे, हमारी सरजमी को आप यूज नहीं करेंगे। इससे ज्यादा इस टाइम मौके पर कोई मुझे फायदा नजर नहीं आता। और जो बहुत बड़ा रिफ्ट ये मुस्लिम वर्ल्ड में देखने को मिला था, शायद उसको भी पाटने की कोशिश साथियों की जा रही है। तो देखते हैं इस खबर का आने वाले 3 दिन में या 2 दिन में यूएसए पे क्या असर पड़ता है, मिडिल ईस्ट के लीडर्स पे क्या असर पड़ता है, यूएसए पे क्या प्रेशर डाला जाता है और उसका बॉम्बार्डमेंट पे क्या असर पड़ता है, ये देखना पड़ेगा। लेकिन साथियों, थोड़ा बहुत हमेशा से शौक रहा है वेपनरी का, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग आप लोगों को बात बताऊं। स्टार्टिंग में यूएसए ने जो B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स हैं इनके, वो यूज किए थे। वो 100% स्टेल्थ हैं, 50,000 की हाइट पर उड़ते हैं। उनको मारना, ठोकना, रडार में लेना लगभग नामुमकिन है, और ईरान के लिए तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। उनको यूज किया गया। उसके बाद B-1 बॉम्बर्स को यूज किया गया, जिसमें फायर पावर तो कम होता है लेकिन स्पीड ज्यादा होती है, और इनकी जो स्टेल्थ कैपेसिटी होती है, स्टेल्थ का मतलब जिसको रडार पकड़ ना पाए, वो इतनी परफेक्ट नहीं होती जितनी B-2 की होती है। यानी इसको रडार पकड़ सकता है और एयर डिफेंस इसको हिट कर सकता है। उसके बाद इन्होंने अब B-52 बॉम्बर यूज करने शुरू कर दिए हैं। B-52 बॉम्बर्स में बिल्कुल भी स्टेल्थ नहीं होता है, नीचे से कोई भी देखकर इसको शूट कर सकता है, अगर आपके पास एक न्यूनतम लेवल का भी एयर डिफेंस सिस्टम है। कहने का मतलब समझ रहे हैं? कहने का मतलब यह है कि ईरान की एयरफोर्स और एयर डिफेंस पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है।
जो उनके मोबाइल रॉकेट लॉन्चर्स थे वो लगभग 60-70% बर्बाद हो चुके हैं, क्योंकि जब आप मोबाइल लॉन्चर से मोबाइल छोड़ते हैं तो एक हीट सिग्नेचर बनता है। तो आप पहला तो छोड़ देते हैं, उसके बाद जो आसपास ड्रोन घूम रहा होता है वो उस हीट सिग्नेचर को जाकर उसको ट्रैक करके उस मोबाइल लॉन्चर को हिट कर देता है। तो दुश्मन का आइडिया ये नहीं होता कि आपके मिसाइल्स को खत्म किया जाए, आइडिया ये होता है आपके लॉन्चर्स को खत्म कर दिया जाए तो मिसाइल आपके बर्बाद हो जाएंगे। अब ईरान जो भी अटैक कर रहा है वो अंडरग्राउंड लॉन्चिंग पैड से कर रहा है, और अंडरग्राउंड लॉन्चिंग पैड से भी एक फायर करने के बाद उसका हीट सिग्नेचर पकड़ लिया जाता है, और जहां पर वो होल होता है जहां से अंडरग्राउंड बंकर से या इससे इसको फायर किया जाता है उसको यूएस इजरायली एयरफोर्स डिस्ट्रॉय कर देती है। तो धीरे धीरे आप लोग देख रहे होंगे कि वेपनरी की इनकी मारक क्षमता, जैसे अभी ईरान ने क्लस्टर बम यूज किया ईरान के इजराइल के ऊपर। क्लस्टर बम क्या है? एक मिसाइल के अंदर कम से कम 40-100 छोटे बॉम्ब्स, जिससे मारक क्षमता थोड़ी सी कम हो जाती है लेकिन एरिया ऑफ इफेक्ट बढ़ जाता है। जैसे आपको एक एयरपोर्ट को डिस्ट्रॉय करना है, रनवे को डिस्ट्रॉय करना है, तो वहां पर आप क्लस्टर बॉम्ब की कारपेट बॉम्बिंग कर दीजिए तो डैमेज भले कम होगा लेकिन फ्लाइट्स ऑपरेशनल नहीं हो पाएगी। फ्लाइट ऑपरेशनल होने से याद आया, ईरान के एयरपोर्ट पर अब बड़ा घातक हमला कल रात को इजराइल ने किया है। और इसके साथ साथ डेवलपमेंट यह है कि यूएसए की 82nd एयरबोर्न यूनिट जो है, जो ग्राउंड ऑपरेशंस में स्पेशलाइज करती है, उनकी ट्रेनिंग होने जा रही थी, एनुअल ट्रेनिंग, वो परसों रोक दी गई है, उसको रोक दिया गया है। तो इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है क्या यूएसए के ग्राउंड ट्रूप्स ईरान में जाने वाले हैं? मेरा मानना है नहीं जाएंगे। कर्द्स के पीछे जाएंगे, कुर्द्स आगे जाएंगे और उनको लॉजिस्टिक फायर पावर सपोर्ट देते देते ये लोग उनके पीछे शायद ऑपरेट कर सकते हैं, जैसा हमारी कल परसों आपसे बात हुई थी फ्रंट पर। कहां से मुझे ये चीज ध्यान आई? ये मुझे ध्यान आई अफगानिस्तान से। जब तालिबान को इनको हिट करना था 9/11 के बाद, तो अमेरिका ने वहां पर नॉर्दर्न अलायंस को, जिन लोगों ने अफगानिस्तान को फॉलो किया है वो समझ रहे होंगे, कोर्स की तरह नॉर्दर्न अलायंस को यूज किया था। नॉर्दर्न अलायंस आगे आगे चला था काबुल की तरफ, और पीछे पीछे से लॉजिस्टिक एंड फायर पावर की सपोर्ट देने के लिए अमेरिकन ट्रूप चले थे। तो वो चीज यहां पर शायद हो सकती है। और अब साथियों आप लोग बहुत सुन रहे होंगे यहां पर अटैक हुआ, यहां पर अटैक हुआ। यकीन करिए यूएसए और इजराइल एक चेस बोर्ड की तरह लड़ाई लड़ते हैं। आपको लगेगा वहां अटैक हो गया, वहां अटैक हो गया, नहीं, उनका तय होता है 3 दिन में हमें यह अचीव करना है, दूसरा कुछ करता रहे, आप खुश होते रहिए। अगले 3 दिन में हमें यह करना है, उसके 6 दिन में हमें यह अचीव करना है, उसके बाद हमें यह अचीव करना है, किस टाइम पे कौन सा वेपन यूज करना है, दूसरे को स्ट्रैटेजिकली पहले उसके एयरपोर्ट खत्म करने हैं, पहले उसके मिलिट्री डिपोज खत्म करने हैं, सबसे पहले उनके रॉकेट लॉन्चर खत्म करने हैं, उसके बाद उनके पावर स्टेशन पे हिट करना है, इस तरह से, उसके बाद कमांड सेंटर, इस तरह से ये लोग ऑपरेट करते हैं चार्ट बनाकर। ये ऐसे नहीं करते कि ईरान ने कोई घातक हमला कर दिया तो ये बौखलाकर एकदम से और बड़ा घातक हमला कर दें। समझिए बात को। और चलते चलते बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं भाई, डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है कि जब तक तुम एब्सोल्युटली सरेंडर नहीं करोगे हम तुमसे बात नहीं करेंगे। कंप्लीट सरेंडर, अनकंडीशनल सरेंडर। और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बोल दिया है, वी डोंट माइंड कि अगर कोई इस्लामिक लीडर ईरान को रूल करे इस ऑपरेशन के सक्सेसफुल होने के बाद। यानी पूरी तरह से इस्लामिक रिजीम को खत्म करने का अभी भी अमेरिका का इरादा नहीं है। ट्रंप ने बोला है नहीं है, उसको कमजोर करके छोड़ देने का है कि जब चाहे आने वाले 3-4-5 साल में फिर से ये ताकतवर हो जाएं, जिस टाइम हम हल्का सा इशारा दें और रशिया और चाइना पीछे से हाथ लगा दें। कोई मेरे साथियों को मेरी बहुत पुरानी बात याद आ रही है ट्रंप के इस बयान के बाद कि इस्लामिक रिजीम को बिल्कुल निस्तेनाबूद करना और बिल्कुल ईरान को खत्म कर देना यह अमेरिका के एजेंडे में नहीं है। कम से कम ट्रंप के इस बयान ने मेरी उस बात को, जो लगभग 1 महीना पहले या आप लोगों से हुई थी, शायद ये दोनों बातें कहीं ना कहीं जाकर आखिर में मिलेंगी। लेट्स सी। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़।